जी बताएं, क्वेश्चन कौन सा दिया था कल आपको? फाइनल अकाउंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर था 8 और 2। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले बताइए। हाँ, IS 12 का सवाल। हाँ जी, स्क्रीन को क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ जी, कौन सा पॉइंट कहा था? डी वाला पॉइंट। अच्छा जी, फरमा रहे हैं कि इस बारे में डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन का पॉइंट फर्दर रिकंसिलिएशन में इनएडमिसिबल डेप्रिसिएशन की समझ नहीं आई। देख लेते हैं। एक मिनट जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो आगे फरमा रहे हैं क्या कि further, why we not calculated tax base of asset and liability on the basis of point 4 information? ठीक। अच्छा जी, पॉइंट 4 में क्या लिखा है? हारून लिमिटेड हैज अ व्हीकल ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस has a vehicle the depreciation allowance of which is nil under the tax laws. The cost of vehicle is 2 million and is being depreciated over 10 years. The depreciation under IS 16 is included in a above. तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा दें। किधर है जी? एक मिनट। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी बनती है?
हाँ जी, 2 लाख रुपया। वो जो 2 लाख रुपया है वो इस अमाउंट में शामिल है कि नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें। वो इस अमाउंट में शामिल है, ऐड बैक कर दिया, राइट। यानी कि 2 लाख रुपए वो है और 1.5 लाख रुपए उसके अलावा है डेप्रिसिएशन, तो वो 3.5 लाख रुपए हमने ऐड बैक कर दिए। अब ये जो यहाँ पे कहा गया है कि वो अलाउ नहीं कर रहे, तो जाहिर है ये अलाउड है ही नहीं। एक पहले भी हमने सवाल किया था जिसमें शायद इक्विपमेंट का जिक्र आया था कि उसने कहा डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है, तो हमने कहा ये इक्विपमेंट जो है इसकी डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, और ये परमानेंट डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस है। तो जो परमानेंट डिफरेंस होता है उसकी टैक्स बेस वही होती है जो कैरिंग अमाउंट होती है। तो आप उसको चाहे डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में लिख दें, जो कैरिंग अमाउंट हो वही टैक्स बेस लिख दें, ऐसे भी ठीक है, या उस आइटम को छोड़ ही दें, सिर्फ वो आइटम लिख लें जिनमें डिफरेंस है। तो चूंकि ये परमानेंट डिफरेंस वाला आइटम है, तो इसलिए इस आइटम को अगर कैलकुलेशन में लिखें तो टैक्स बेस बराबर लिख दें, या इसको लिखें ही ना, दोनों तरह ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं आना डेफर टैक्स पे। तो डेफर टैक्स में टेम्पररी डिफरेंस वाले आइटम लिखे जाते हैं। जी बताएं। और फिर एक बात और, जो परमानेंट डिफरेंस वाले आइटम होते हैं वो रिकंसिलिएशन में भी आते हैं। तो आप अगर आगे चलें और यहां पे आप जो है ये आप देखें, डेप्रिसिएशन 2 लाख, रेट कितना है? 34% होगा, तो उस पर जो है हमने ये ऐड बैक कर दिया। ये परमानेंट डिफरेंस पे जो टैक्स था वो हमने ऐड बैक कर दिया। एक्सपेंस पे जो टैक्स होता है वो ऐड बैक हो जाता है, मीन्स ऐड हो जाता है, उस पर टैक्स लग जाता है, क्योंकि जो परमानेंट डिफरेंस है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये परमानेंट डिफरेंस एक्सपेंस का है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ गया, टैक्स लगा दिया हमने, तो ये रिकंसिलिएशन में भी डाल दिया हमने। राइट। अगर टैक्स बेस ऑफ एसेट या लायबिलिटी अमाउंट में होगी, आप सब पूरा सवाल पूछें, क्या पूछा आपने? रिकंसिलिएशन में डेफर टैक्स 61,200 कैसे आया? ये कैलकुलेशन नहीं की इसकी 61,200 की? हाँ जी, रिकंसिलिएशन जो है ये नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ से रिकंसिलिएशन शुरू हो रही है, ये रिकंसिलिएशन है। ऊपर तो वैसे ही वो टैक्स की एक कैलकुलेशन कर दी, टैक्स एक्सपेंस की, तो ये जो अमाउंट है इसकी कैलकुलेशन नहीं दी हुई कहीं पे। इसकी कैलकुलेशन नहीं है, इसकी कैलकुलेशन शो करनी चाहिए ना यहाँ पे। अगर डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में एसेट और लायबिलिटी बेस लिखनी हो तो कौन सी अमाउंट लिखेंगे? कौन सा एसेट और लायबिलिटी जो परमानेंट डिफरेंस होता है? हाफिज नासिर साहब ये पूछा।
एक मिनट, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 3,50,000। ये अमाउंट कैसे आई, ये आपको पता चला कि ये अमाउंट कैसे आई? ₹5,00,000 माइनस 1,50,000, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। हमने लिखने हैं टेम्परेरी डिफरेंस। क्या लिखने हैं? टेम्परेरी डिफरेंस लिखने हैं हमने। जब हम डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं किसकी बेस पे? प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे, बेस्ड ऑन एसओसीआई आइटम्स। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कितनी है? वो है 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 है, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक है व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन, वो है 2,00,000 रुपए, और दूसरी है बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन, वो है 1,50,000 रुपए। टोटल हो गया कितना? 3,50,000। टैक्स बेस 5,00,000 रुपया टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, जबकि इस आइटम की डेप्रिसिएशन वो अलाउ ही नहीं कर रहे। तो ये आइटम जो है ये हमें लिखना ही नहीं चाहिए। टेम्परेरी डिफरेंस वाला लिखना है ना। अगर लिखना है तो टैक्स बेस 2,00,000 बराबर कर दें, ठीक है, यानी इसका डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये 2,00,000 जो है वो छोड़ दिया हमने, राइट बात। अब जो बाकी है वो क्या है? वो ये, इसका जो है वो 3,50,000 रुपये फर्क है। अब हमने देखना है कि टैक्सेबल है या कि डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल ब्रैकेट में आ जाएगा और टैक्सेबल जो है वो विदाउट ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ जी, अगर एसेट की बात करते थे तो हमने कहा था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस, लेकिन अगर हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो उसके उलट है, लेस देन टैक्स बेस। तो जब लेस देन टैक्स बेस होगा तो टैक्सेबल डिफरेंस बनेगा। तो ये 3,50,000 बना टैक्सेबल डिफरेंस। बाद में सारे बैलेंसेस को, सारे टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंसेस को नेट कर लें। यहां अगर इस पे ही 34% लगाएं डायरेक्ट तो वो 119 बनता है, और इधर सॉल्यूशन जो है इसमें ये 119 ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक। जबकि हम इस तरह एक ही कैलकुलेशन ना करें, हम टैक्सेबल डिफरेंस लिख लें सारे, फिर डिडक्टेबल लिख लें, उनको नेट ऑफ कर लें, तो हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी। यहाँ डेफर्ड टैक्स या टैक्सेबल या डिडक्टेबल नेट आ जाएगा। अगर टैक्सेबल बने तो उस पर टैक्स एक्सपेंस बनेगा। और यहाँ पे 119 और 57800 इन दोनों को नेट ऑफ कर लें। इन दोनों को नेट ऑफ करके तो ये अमाउंट आ जाती है 61200, ठीक है। तो ये दो कॉलम बनाए हुए, आप एक ही कॉलम बनाएं टैक्सेबल का और डिडक्टेबल का, एंड पे नेट ऑफ कर लें, जो अमाउंट निकले उस पर टैक्स लगाएं, वो 61,200 बनता है। हाँ जी, कह रहे हैं कि हम फोर्थ पॉइंट में जो है वो नहीं निकाल सकते। चेक कर लेते हैं, सवाल में कैरिंग अमाउंट से निकल सकती हैं कि नहीं निकल सकती हैं। एसेट की कॉस्ट पता है? बताएं, एसेट की कॉस्ट पता है? डी वाले एसेट की पता है?
लेकिन ये जो बाकी हैं इनकी जो है वो पता है हमें कॉस्ट कितनी है, नहीं दिया हुआ ना, मिसिंग है। तो अगर कॉस्ट नहीं दी हुई तो कैरिंग अमाउंट नहीं निकल सकेगी। एक आइटम की पता लग जाएगी, ये वाला जो डी वाला है, ठीक है, लेकिन उसका भी कि वो कब खरीदा था, पहला साल है तो फिर तो कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी, और अगर कई साल हो गए तो वो भी हमें नहीं पता कि कितने साल हो गए। बाकियों की हमें जो है वो कैरिंग अमाउंट नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनकी कॉस्ट गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस से चलना पड़ेगा। IS 8 का टेस्ट कब होगा? आप अभी फरमाइए, हुक्म करें, कब रखना है टेस्ट IS 8 का, तो रख लेते हैं। IS 12 का तो हो गया ना, वो तो आपने डिस्कस भी कर लिया। मंडे या ट्यूसडे? ट्यूसडे कर दें, चलें ट्यूसडे को डेट बताएं क्या होगी। 23 जुलाई होगी मेरा ख्याल है। ले अब नोट कर दिया। तो ट्यूसडे 23 को IS 8 का टेस्ट हो गया। ओके, ले जी, जो IS 12 का गया। IS 1 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, IS 8 का कह रहे हैं जी, पैराग्राफ शेयर किया है पेज 57 पे। पेज 57 पे पैराग्राफ है। कौन सा पैराग्राफ है, नंबर बताएं उसका। हाँ जी, पैराग्राफ नंबर बता दें बुक में से। पेज 57 मेरे सामने किताब पड़ी है, बताइए। टू 2.3.2। हाँ जी, पेज 57 पे 2.3.2 निकाल लें। लिखा हुआ फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज।
Application of an accounting policy for transactions, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring. For example, loans were used for qualifying assets first time in current year. Previously, loans were used for purchase of vehicles and furniture. हमने लोन लिए पहले और उनको जो है हम यूज करते रहे, फर्नीचर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, हमें बोरिंग कॉस्ट कभी कैपिटलाइज करने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट थे ही नहीं। इस साल हमने जो है वो क्या किया, हमने लोन लिया और एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। पहले हम क्या करते रहे, हमने कहा बोरिंग कॉस्ट, पॉलिसी लिखते हैं ना, बोरिंग कॉस्ट, ऑल बोरिंग कॉस्ट आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस साल पॉलिसी क्या लिखेंगे कि बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड वेयरएज ऑल अदर बोरिंग कॉस्ट आर चार्ज टू एसोसिएट। ठीक होगी बात, ये समझ आ गई? इसी तरह करेंगे ना। तो पॉलिसी में चेंज आया? नहीं, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। एक आइटम पहले था ही नहीं, अब वो आइटम पहली दफा आया है तो उसकी पॉलिसी हमने नई बता दी। पहले हम लिखते रहे बोरिंग कॉस्ट चार्ज टू एसोसिएट, अब हमने लिखा बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स आर चार्ज आर कैपिटलाइज्ड। तो चेंज कोई नहीं किया हमने, बात ही पहली दफा हो रही है, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहते। राइट, चलें, यही लिखा हुआ था बस। तो कोई ऐसा आइटम जो पहले कभी हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ, तो उसकी पॉलिसी नई बनाते हैं, उसे चेंज इन पॉलिसी नहीं कहते, वो तो एक नई पॉलिसी होती है जो आती ही फर्स्ट टाइम है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो एक और सवाल पूछा गया, वो ये है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पिछले साल हमने अनएडजस्टेड प्रॉफिट पे कर दिया, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हाँ जी, वो मैंने कल ही बता दिया था कि लास्ट ईयर में क्या किया होगा हमने, 4120 का कितने परसेंट, 30%, 410 का 30% हमने ट्रांसफर कर दिया लास्ट ईयर। कहां पे ट्रांसफर कर दिया? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कर दिया था, पहली बात, कर दिया था कि नहीं किया था, बोल लें। हमने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई तो 4120 का 30% लेके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। अब हम लास्ट ईयर को रीस्टेट कर रहे हैं, तो रीस्टेट क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट को रीस्टेट करना है, बाकी फिगर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉफिट को रीस्टेट करना है हमने। तो प्रॉफिट को रीस्टेट कर दिया, बाकी अमाउंट्स को छेड़ा ही नहीं। अब इस साल हमने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल करना है, अभी हमने रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो इसको ठीक करने के बाद जो करेक्टेड प्रॉफिट होगा चेंज करने के बाद, ठीक है, जो आफ्टर चेंज प्रॉफिट आएगा फाइनल, वो करने के बाद, ठीक है, चेंज, तो जो चेंज फिगर होगी उस पे जाके ये 30% अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है और हम एंड पे ये काम करते हैं कि ट्रांसफर कर दिया। तो आज हम इस साल में 2011 में नई अमाउंट का ही 30% ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पिछले साल का चूंकि हो चुका था इसलिए उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस प्रॉफिट रीसेट करना है, बाकी फिगर्स चेंज नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये बात कल बताई थी। और
हाँ जी, क्वेश्चन 2 क्लियर। अच्छा जी, अगला सवाल है कि इंटरम कैश डिविडेंड ऑफ 2009 को अकाउंट फॉर क्यों नहीं किया। सारा कुछ हो चुका। 2009 का जो इंटरम डिविडेंड था वो किस साल में अकाउंट फॉर होना चाहिए था? जो 2009 का, वो 2009 में होना चाहिए था। तो दोनों 2009 तो बन चुका हुआ ना, उसमें सारा कुछ हो चुका हुआ, तो हमने उसमें कुछ भी नहीं करना, वो तो पहले ही हुआ हुआ है। 2010 का हम इसलिए करके दिखा रहे हैं कि वो कंपैरेटिव में हम खुद बना रहे हैं, तो इसलिए वो फिगर्स लिख के शो कर रहे हैं। तो 2010 की फिगर्स लिख के शो करनी है, जो 2009 की हैं वो हो चुकी शो, उनकी शो मारी जा चुकी है, शो मारना। हाँ जी, तो वो 2009 में हो चुका हुआ है, तो हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सवाल? वैसे तो 2010 का भी सारा कुछ हो चुका था, लेकिन वो हमने करके दिखाना है एक दफा, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमें बना के दिखानी है कंपैरेटिव में। हाँ जी, और कोई सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जब भी क्वेश्चन होगा, हमेशा 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे। ठीक है, 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे हमेशा, अनलेस कि वो मना कर दे कि कंपैरेटिव नहीं चाहिए, फिर हम 1 साल की बना देंगे, वरना हमने हमेशा 2 साल की बनानी है। राइट। एसओएफपी और एसओसीआई जो है वो हम 2 साल का बना नहीं सकते, क्योंकि अगर वो 2 साल का बनाना हो तो उसके लिए हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस 2 साल का दिया हो, 2018 का भी दिया हो, 2017 का भी दिया हो, फिर हम वो कंपैरेटिव बना लें। तो जब ट्रायल बैलेंस 1 साल का दिया हुआ है तो फिर हम 1 साल की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, फिर दूसरे साल की नहीं बन सकती है। लेकिन अगर हमें 2 कॉलम दे दिए जाएं ट्रायल बैलेंस के, तो हम वो फिगर्स उठा के जो है 2 साल हों तो दोनों कॉलम्स में पुट करते जाएं तो 2 साल की बन जाएगी, सवाल डबल हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो वो कभी दिया नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमने फिर बनाना ही नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं होती इसलिए। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इंफॉर्मेशन देता है 2 साल की, तो इसलिए हम 2 साल की बनाते हैं। हाँ जी, एरर में तो शो करके दिखाना ही होता है ना कंपैरेटिव, तो इसलिए वहां पे वो 2 साल लाजमी देता है आपको इंफॉर्मेशन, ताकि आप कंपैरेटिव भी बना लें। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें फिर। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, कंपैरेटिवली आसान सवाल। अच्छा, ये चीजें समझ आ गई थी तो अदर कंप्रीहेंसिव लिखी हुई हैं।
ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जाहिर है वो जैसे हमने रीवैल्यूएशन किया था तो ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में अमाउंट लिखी हुई है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक्सचेंज डिफरेंस का जो रिजर्व है, ट्रांसलेशन रिजर्व, उस कॉलम में ये शो कर देंगे। लास्ट ईयर में प्लस में फिगर्स आ रही हैं, प्लस हो जाएगा ये, इस साल ये प्लस हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन गेन जो है वो 2000 इस साल में आ रहा है तो वो इस साल में प्लस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे किया बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ दिया हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फरमा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की समझ नहीं आई। मीन्स उसकी यूजफुल लाइफ भी नहीं थी क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ जी, यहाँ पे उसने बताया कि दिसंबर 2012 में हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की 2012 में, 60 मिलियन अमाउंट है, और उसने कहा रेडी फॉर यूज हो गया 1 फरवरी 2013 को। इससे आगे however depreciation for the year ended 31 December 2013 amounting to 4.5 million was worked out from the date of production, that is 1st April 2013. The mistake was corrected by adjusting the profit and loss account for the year ended 31 December 2014. डेप्रिसिएशन की अमाउंट बता दी है, 4.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन थी, 4.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन थी जो हमने चार्ज की, कब से, 1 अप्रैल 2013 से चार्ज की। जबकि चार्ज कब से करनी चाहिए थी, हाँ जी ये बता दें मुझे, कब से चार्ज करनी चाहिए थी, 1 फरवरी से चार्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि रेडी फॉर यूज जब हो जाए तो तब से हम जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसने प्रोडक्शन डेट से शुरू किया तो गलत किया। अब हमें रेट नहीं पता, हमें जो है वो लाइफ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं। गलती क्या की हमने डेप्रिसिएशन लगाई है अप्रैल से दिसंबर तक, 9 मंथ्स की, लगानी थी 11 महीने, तो 4.5 को 9 पे डिवाइड कर लें, पर मंथ हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2 महीने की नहीं लगाई हुई, तो वो जो पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाए उसको 2 महीने से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी, 3 डेप्रिसिएशन और लगा दें, बस ठीक है। और उसने बताया कि ये डेप्रिसिएशन जो है ये करंट ईयर में डाल दी है, तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर में वापस प्लस कर देंगे और लास्ट ईयर में माइनस कर देंगे, और नेट ऑफ टैक्स करके करेंगे। इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, बस ये ख्याल रखना, जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डायरेक्ट कैलकुलेशन डाल रहे हो तो उसे नेट ऑफ टैक्स कर दिया करते हैं। तो वाकई यहाँ पे डेट वगैरह कुछ नहीं बताई, लेकिन हमें इतना पता लग गया कि डेप्रिसिएशन 2 महीने घट लाई है, तो हम उसको 9 पे डिवाइड कर लें, 2 महीने में पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फरवरी मार्च चार्ज कर दें और फिर उसको नेट ऑफ टैक्स कर दें। 2014 में प्लस, क्योंकि इसमें खर्चा डाला हुआ है तो इसमें से रिवर्स कर दें, और 2013 में माइनस कर दें। टैक्स रेट नहीं दिया, नहीं टैक्स रेट अभी अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, टैक्स हैज टू बी इग्नोर्ड, तो बस वैसे ही कर देंगे डायरेक्ट, फिर टैक्स रेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, फिर ये टैक्स वाला पॉइंट खत्म हो गया, इसकी फिर जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। टैक्स उसने कहा जी इग्नोर कर दें। माइनस इसलिए करते हैं कि उस ईयर का प्रॉफिट कम करना होता है, माइनस इसलिए किया कि इस साल में खर्चा चार्ज किया, और यहां पे प्लस इसलिए किया कि इधर रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस कर रहे हैं। उसने जो है उसे 2014 में डाल दिया, तो हमने कहा ये खर्चा तो 2013 का है, 2014 में नहीं होना चाहिए, तो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस किया तो वो प्रॉफिट में ऐड हो गया, और 2013 में खर्चा चार्ज किया
तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। कम कर देंगे, खर्चा चार्ज करेंगे तो खर्चा चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। खर्चा हमेशा प्रॉफिट में माइनस होता है, इनकम हमेशा प्रॉफिट में ऐड होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई और बात? क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी हुई है, तो एक क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपने। और फिर करना है क्वेश्चन नंबर 1। सेवन एंड 11। 7 में क्या था? सेवन एंड 11 करने हैं। 7 क्यों करना है? हाँ, हाँ जी, 7 क्यों करना है? कहा था मैंने 7 किया जा सकता है, लेकिन 7 क्यों? 1 एंड 11। अच्छा, स्टार्ट ऑफ सेशन हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया हुआ है, बता दें। अच्छा, क्वेश्चन 1 कर लिया हुआ है, चले। फिर देखते हैं अभी कोई सवाल हमने नहीं किया। नहीं, मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन 1 हमने स्टार्ट ऑफ सेशन पे कब किया था? जब हमने उस वक्त फाइनल अकाउंट डिस्कस किया था, उस वक्त किया था। कोई बात नहीं, अभी दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है, एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं ना फाइनल अकाउंट, तो अब एक दफ़ा ये सवाल करें, सवाल नंबर 1, इसको भी देखते भी हैं। अब हम आते हैं ज़रा फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट पे। हाँ जी, फॉर्मेट की बात करते हैं। कुछ और भी काम आपको दे दूं। चैप्टर नंबर 2। जाहिर है कल का दिन नहीं गुजरेगा आपका, अब तो कोई मैच भी नहीं है देखने वाला, अब तो कोई फिक्स मैच भी नहीं है देखने वाला, कोई प्री डिसाइडेड मैच भी नहीं है देखने वाला, ना फीफा वर्ल्ड कप का और ना आईसीसी वर्ल्ड कप का। तो फिर अब कुछ तो काम होना चाहिए ना करने के लिए। ये है चैप्टर नंबर 2। खुद खेलते हैं, तो शवेद साहब क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। हाँ जी, बताया ही नहीं शवेद साहब ने क्या खेलते हैं, जल्दी से बताएं क्या खेलते हैं। बताने वाली नहीं है। कौन सा खेलते हैं? बाला बाउल खेलते हैं। वो क्या चीज़ है? चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। अच्छा, आप ऐसे गेम वो खेला करें
जिसमें थोड़ी सी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो, ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज हो। गेम ऐसी खेलें जिसमें थोड़े टाइम में ज़्यादा एग्जर्शन हो जाए, और आप क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, आप क्रिकेट खेलेंगे तो वो जाहिर है कि क्रिकेट जो है उसका वो कूड़ा क्रिकेट भी आखते हैं लोग, सॉरी नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छी गेम है, बड़े बड़े दुनिया के खिलाड़ी खेलते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो सुबह शुरू करेंगे, शाम तक पता नहीं वारी आए ना आए। फिर एक और भी बड़ा मसला होता है कि टास होता है, तो जो टास जीत जाए तो दूसरे मानते नहीं है, वो कहते हैं टास दोबारा होना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि वारी लैके भज जाते हैं लोग, ठीक है। 10-15 ओवर का मैच हुआ, वारियां लीतियां, उसके बाद जब दूसरी बारी शुरू हुई तो लड़ाई पा देते थे, दौड़ गए, वारी नहीं आती। तो इसलिए फिर ये जो गली महल्ले में क्रिकेट खेलते हैं उसमें वो टास 6-6 दफ़ा करना पड़ता है, जब तक असी नहीं जितांगे टास तो उदों तक जड़ा ना हो। तो ये तो है ही नहीं ना कि टास जित के दूजे को तुसी खेडो, उन्होंने खेडना असी वारी लैनी, वारी लैके उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा किया तो करो करी। अच्छा जी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वो कई कई घंटे जो है वो खेल सकें। आप खेला करें ऐसी गेम, जैसे फुटबॉल खेल लिया, 15-20 मिनट खेडिया, दौड़ लग गई, 3-4 ग्राउंड के चक्कर लगे तो उत्थे बंदा आराम नाल घर जाए तो चलो जी तसल्ली हो जाए बंदे की। या बंदा जो है वो खेल ले, टेबल टेनिस हो गया, ठक 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 फटाफट। या बंदा खेल ले लॉन टेनिस, वो भी ठीक है, बैडमिंटन खेल ले। और भी है बंदा जो है वो खेल ले, वो जो होता है पिट्ठू गोल गरम, ठीक है। फिर जो है वो बांदर किला, आती हैं ये गेमें आपको कि नहीं आती? वगैरह वगैरह वगैरह। तो बांदर किला खेडन वाली गेम है, जिन्हें बांदर किला नहीं खेड़ा उन्हें की खेड़ा फिर। तो अच्छी गेम है, बड़ी मजे की है। तो इस तरह की गेमें खेलें जिसमें जो है वो आप 15-20 मिनट में जो है वो आपको समझदारी भी करनी पड़ती है, और आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी ठीक ठाक हो जाती है। अद्धा पौना घंटा गेम की थी तो बाद चलो आराम से 24 घंटे सुकून दे लांगे, ठीक हो गया। जो कंप्यूटर पे, तो हाँ, तो जो कुट पैंदी बांदर किले च उंदा ही तो मजा आंदा सारा, ठीक है। तो आप जो है वो फिर कुट चाड़ने वालों में शामिल हुआ करें ना, ठीक है। नहीं तो उसका तरीका होता है, आप देखें जब थोड़ी जुतियां रह गई हैं तो रसा छुट सटो तो भज जाओ, हाथ ही लगाना होता है ना जाके किसी दीवार को, तो बस जल्दी बंदा दौड़ लगा दे। ये तो फिर समझदारी देखनी होती है ना कि अब जो है वो करीब है। पहली बात ये है कि आप जो है वो इतना आपका ये तो कंट्रोल चेक होता है बंदे का, ठीक है, कि आप कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जो जुतियां पड़ी हैं लोग वो कैसे लेके जाएंगे, बल्कि जो जुती मारे वो भी कैच करके वहां रखते जाएं। तो यही तो सारा इम्तिहान होता है, समझदारी का भी मुजाहिरा, जुतियां भी सारी रोकनी। तो जब जुतियां आपकी खत्म नहीं होगी तो कुट कहां से पड़ेगी? तो फिर इसका मतलब आप जो है वो महारत नहीं है आपको खेलने में। चलें जी, आगे चलते हैं, काम करते हैं अपना जो करने वाला है। मोहसिन साहब, इंसानों को ना इंसान समझ के कुटते हैं, खोता समझ के नहीं ना कुटी दा। फिर इन्ना भी नहीं ना होंदा कि बंदा जेड़ा अगले नूं खोता ही समझ ले ते फिर उहदे घर वाले ते आन गई, तो मुनासिब मुनासिब कुट चाटते हैं ना। लो जी अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें कुछ बातें की हुई हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, ये ऐसी चीजें हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं। रिपोर्टिंग पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद एसेट्स क्या हैं, फिर लायबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, इक्विटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। फिर उसके बाद जो है आगे फिर दोबारा से शुरू हो गया, कॉन्सेप्ट्स आ गए, फेयर प्रेजेंटेशन,
फिर नेक्स्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या है, एक्रूअल बेसिस, मटेरियलिटी, ये सारी टर्म्स आपने पहले कर रखी हैं कि नहीं कर रखी? इंट्रो में कर ली काफी सारी। ऑफसेटिंग, हाँ जी बताएं, पढ़ी ना? तो ये काफी सारी चीजें ना, बल्कि ये सारी हो चुकी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट में भी कर रहे हैं। फिर आगे जाके वो बता रहा है करंट नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटीज क्या होते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद जो है वो कौन कौन से हेड्स होते हैं, ये बैलेंस शीट के हेड्स बता दिए कुछ। फिर आगे चल के जो है वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का जिक्र कर दिया। हाँ जी, ये हमने डिस्कस किया था एक्सपेंसेस, एनालिसिस बाय फंक्शन या नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। एनालिसिस ऑफ फंक्शन ये है जो हम रूटीन में बनाते हैं, जीपी निकाल दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और नेचर ऑफ एक्सपेंसेस ये शुरू में डिस्कस किया था हमने। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस में क्या होता है, रेवेन्यू सारा इकट्ठा कर दिया, उसके बाद एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे कर दिए और बस प्रॉफिट की एक फिगर निकाल दी, ठीक है। खर्चे सारे इकट्ठे लिख दिए, कोई जीपी नहीं, कुछ नहीं। नेचर में क्या किया, इन्वेंटरीज की चेंज लिखा और सारे के सारे खर्चे लिख दिए। एडमिन, सेलिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कोई डिफरेंशिएशन नहीं की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, सारे खर्चे। नेचर का मतलब है कि एक्सपेंसेस है तो अलग लिख दें, नेचर रेवेन्यू है तो अलग लिख दें बस। इनकम की नेचर इनकम अलग कर दें, रेवेन्यू एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस सारे अलग कर दें, इकट्ठे कर दें बस। कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, कोई जीपी नहीं, प्रॉफिट की एक अमाउंट निकाल दें। फॉर्मेट है, अगर वो कह दें नेचर ऑफ एक्सपेंस बनाएं तो इनकम पहले लिख देंगे, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे, जिस तरतीब से मर्जी लिख दें, प्रॉफिट निकाल देंगे बस, उसमें मसला क्या है। और फंक्शन ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से वो है जो कि हम रूटीन में बनाते रहते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल। जीपी आ गया, फिर उसमें अंदर इनकम प्लस कर दी, फिर बाकी एक्सपेंसेस लिखे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इतना सा है। तो आज का आपका होमवर्क ये होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये तो हमने बड़ी डिटेल से कर ली, उसने बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारा हमने कर लिया। ये चैप्टर नंबर 2 जो है। अच्छा, फिर नोट्स की बात हो रही है, ये नोट्स भी अभी ये जो इतना इसमें जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा ये मैं आज करवा दूंगा। फिर इक्विटी शेयर इशू किए, जीएनटीज आपको करवा दी, इशू एट प्रीमियम, इशू एट फेस वैल्यू, इशू एट डिस्काउंट, वो भी करा दिया। फिर बोनस इशू की एंट्री वो भी कर ली हमने। उसके बाद ये फॉर्मेट है और चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 2 पूरा आपने कर लेना है। जो आज का काम होगा उसमें क्या करना होगा, उसमें चैप्टर नंबर 2 आपने पूरा पढ़ लेना है। इसमें कोई आपका पॉइंट होगा, कोई इशू होगा तो आप पूछ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 स्टडी टेक्स्ट, ठीक है, ये कंप्लीट करना है आपने। फॉर्मेट भी हमने किया हुआ है, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने पहले से सुन रखी हैं, लेकिन कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 भी करेंगे, वो मैं आपको 1-2 दिन के बाद दूंगा। उसमें पहले जो चीज़ें हैं वो सारी पढ़ा के फिर आपको वो दे दूंगा होमवर्क में कि उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर दिया है कितना, 11 और 1, ये 2 सवाल दिए आपको करने के लिए, ये दोनों क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं। अब आते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट्स पे। हाँ जी, कंपनी फाइनल अकाउंट में हमने अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया। कुछ किया तो नहीं था डिस्कस हमने कल?
नहीं किया था। नोट्स की बात करते हैं आज। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली है डिस्क्लोजर्स। ये सारा क्या है? ये है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स होते हैं कि हम यूजर्स को इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। यूजर, वेदर यूजर इज बैंक, शेयर होल्डर, लेंडर, कस्टमर, क्रेडिटर, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट, एटसेट्रा, whoever the user is, we are going to communicate, to convey the informations related to the business. So what are the informations which should be disseminated to the users of financial statements, जो कि हमने उनको बतानी है? उसके लिए कल बात की थी मैंने कि कंपनीज एक्ट है 2017, उसमें 4/5 स्केड्यूल है और IFRS हैं। इतनी बात हो गई थी ना। सबसे पहले बताना है कंपनी क्या है, उसका बिजनेस क्या है। लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे और एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, एटसेट्रा, जो भी है बता देंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये चीजें सारी आपको याद करनी है। याद इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे बैठ के सोचें कि क्या लिखना है, सोचने का टाइम नहीं होगा। अगर फाइनल अकाउंट का सवाल 35-40 मिनट में करना चाहते हैं तो चीजें याद करके जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मतलब, अब ये जो मैं 4 चीजें डिस्कस करने लगा हूं, सबसे पहले कंपनी एंड इट्स ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। 2 नहीं तो 3 मिनट में ये सारा लिख देना चाहिए। लेकिन अगर सोचना शुरू कर देंगे तो फिर तो 10 मिनट लग जाएंगे, लिखा नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो इसको तो फटाफट लिख देना हमने। कंप्लायंस क्या है कि लॉ को हम जो है फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट को, रेलेवेंट IFRS को। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द requirements of relevant IFRS and the Companies Act 2017. Basis of preparation, financial statements have been prepared under the historical cost convention. अगर रिवैल्यूएशन की हो तो सब्जेक्ट टू रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल्स, whatever asset has been revalued, we have to mention, बता देना कि उनको रिवैल्यू किया हुआ हमने। फिर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, रटा लगाना है, बिल्कुल रटा लगाएं। वैसे अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन रटा लगा लेंगे तो फटाफट कुछ ना कुछ तो लिख देंगे ना। तो कुछ चीजों को रटा लगा लेना चाहिए, फायदा देती हैं। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज और ये 4 चीजें हैं, बस ये 4 याद करनी है आपने। पहला ये था, दूसरा पहला कंपनी ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, और चौथा है अकाउंटिंग पॉलिसीज। और ये 8-10 अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, वो याद कर लें। अकाउंटिंग पॉलिसीज पहले मैं आपको पढ़ा दूं, फिर आपको बताता हूं। इस पर एक दफा सवाल भी आया था अलहदा से। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, these are recognized as cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. ये लिख देंगे। हर सवाल में डिस्क्लोजर ये सेम होंगे, सेम डिस्क्लोजर होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। देखें, अगर कॉस्ट मॉडल है हम लिख देंगे कॉस्ट लेस accumulated depreciation। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं तो यहां लिख देंगे रिवैल्यूड अमाउंट, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, वो सवाल देख के पता लग जाएगा कि रिवैल्यूड अमाउंट है या कि जो है वो कॉस्ट मॉडल है। अगर रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं है तो जाहिर है कॉस्ट मॉडल लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कंसिडरेशन पेड। अब हम ये नहीं लिखेंगे, ये पुरानी हो गई बात। IFRS 9 हमारे सिलेबस में है, क्या लिखेंगे भला यहाँ पे? हाँ जी, क्या लिखेंगे भला यहाँ पे? लिखेंगे इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट amortized cost या एट फेयर वैल्यू, याद आया कुछ, थ्रू OCI, या लिखेंगे एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, SOCI।
ठीक हो गया। तो ये तीनों में से कुछ भी लिख दें। जाहिर सवाल में अगर होगा तो साथ कुछ बताया होगा, नहीं बताया होगा कुछ भी तो कम से कम एट अमोर्टाइज कॉस्ट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इसके साथ एक बात और लिखेंगे, क्या भला? हाँ जी, इसके साथ एक बात और लिखेंगे इन्वेंट्री के साथ, वो क्या लिखनी है भला? IS2 पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, नहीं, कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, उसका मेथड बताते हैं। कॉस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड या फाइफो मेथड, साथ उसका मेथड बताते हैं। ठीक है, कॉस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फाइफो। चलिए कुछ भी लिख देंगे। डेटर्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इनवाइस वैल्यू कोई प्रोविजन हो माइनस कर देते हैं, बैडर्स राइट ऑफ कर देते हैं। क्रेडिटर्स फेयर वैल्यू पे, परचेज प्राइस पे लिखते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वही उसकी परचेज प्राइस होती है। प्रोविजंस व्हेन द कंपनी हैज अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये भी हमें पता है, ये 37 का। डेफर्ड कॉस्ट ये आमतौर पे नहीं होता सवाल में, लेकिन अगर हो तो लिख देंगे। डेफर्ड कॉस्ट क्या है? कोई खर्चा है, हमने उस खर्चे को एक्सपेंस लिखने की बजाय क्या लिखा, हमने उस खर्चे को एसेट बना दिया। है एक्सपेंस था, एसेट बना दिया। एसेट बना दिया तो फिर उसको जो है वो चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। कितने सालों में? 5 साल, 3 साल। तो साथ ही लिख देंगे डेफर्ड कॉस्ट। उसको जाहिर है फिर बैलेंस शीट में लिखा, उसको डेफर्ड कॉस्ट लिखा। तो जब उसको डेफर्ड कॉस्ट लिखा तो फिर साथ ये भी बताएंगे कि वो कितने सालों में अमोर्टाइज होगा। डेटर्स में गुड डेट्स का भी कुछ लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा। मैं आज ये डिस्क्लोजर बता रहा हूं, इससे आगे फिर बताऊंगा शेयर कैपिटल के डिस्क्लोजर्स क्या हैं, लायबिलिटीज के डिस्क्लोजर्स क्या हैं, फिर एसेट के डिस्क्लोजर्स क्या हैं, फिर डेटर्स की बारी आएगी, फिर डेटर का भी बताऊंगा कि उसमें गुड डेट्स होते हैं, डाउटफुल डेट्स होते हैं, वो सारे अलग अलग बताने होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये सारी चीजें तरतीब से चलेंगी। ये आज डिस्क्लोजर बताने शुरू किए, 2 दिन कम से कम हमें लग जाएंगे डिस्क्लोजर डिस्कस करते हुए। डेफर्ड कॉस्ट की एग्जांपल जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नहीं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होता। ये मैंने बताया ना, ये डेफर्ड कॉस्ट आइटम होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर होगा तो वो कोई खर्चा होगा, वो कहेगा ये डेफर किया हुआ है। ये जिस ICAP स्टडी टैक्स में भी दिए हुए हैं डिस्क्लोजर्स, जो अभी मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 में दिए हुए हैं, और हमारी जो किताब है पैक की उसमें भी दिए हुए हैं IS1 वाले टॉपिक में। ठीक है, लेकिन ये आपको इधर से ही देखने हैं, वहां पे सिर्फ ये बताया हुआ डिस्क्लोजर देने हैं, यहाँ पे करके दिखाए हुए हैं। ये जो डेफर्ड कॉस्ट है, इसका डेफर्ड टैक्स एसेट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसका डेफर्ड टैक्स एसेट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सही, किसी सवाल में आएगा तो देख लेंगे। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट IS 23, बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज कैपिटलाइज्ड, और बाकी जो है वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देते हैं। रेवेन्यू डिस्पैच ऑफ गुड्स पे कर दें, डिलीवरी ऑफ गुड्स पे कर दें, जो मर्जी है। टैक्सेस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये जो डेफर्ड कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट ऑन, ठीक है, इसका डेफर्ड टैक्स एसेट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सही, किसी सवाल में आएगा तो देख लेंगे। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट IS 23, बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज कैपिटलाइज्ड, और बाकी जो है वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देते हैं।
रेवेन्यू डिस्पैच ऑफ गुड्स पे कर दें, डिलीवरी ऑफ गुड्स पे कर दें, जो मर्जी है। टैक्सेस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज की तरतीब, ये जो हमने 10 पॉलिसीज अभी लिखी, ये आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, कोई भी तरतीब हो जाए, नो मैटर। ठीक, अब बात करते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की। कितने कैश के अगेंस्ट इशू किए, कितने अदर देन कैश इशू किए, और कितने बोनस शेयर्स हमने इशू किए। 3 चीजें बतानी। अगर सवाल में इंफॉर्मेशन होगी तो ये शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बनेगा, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर नहीं बन सकेगा। राइट शेयर्स अलहदा से नहीं बताते, राइट शेयर्स तो इसी में होंगे ना, कैश के अगेंस्ट आ रहे होंगे तो वो कैश में आएंगे। ठीक है, राइट शेयर्स कैश के अगेंस्ट होते हैं ना, तो वो कैश में आएंगे, अलहदा से नहीं बताने की जरूरत होगी। बस 3 इसकी क्लासेस, 3 जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है। कैश यानी जो कैश के अगेंस्ट है उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। जो अदर देन कैश है वो क्या होगा, कोई बिल्डिंग खरीदी और शेयर्स दे दिए तो बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, कोई एसेट ले लिया उसके अगेंस्ट इशू कर दिए। और बोनस शेयर जो हैं वो तो मुफ्त होते हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसकी एंट्री हमने की थी पहले भी। सब्सक्राइब शेयर्स कौन से होते हैं? हाँ, इन 3 टर्म्स का मतलब बता देता हूं। इशूड, सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए, सब्सक्राइब पैसे दे दिए, पेड अप पूरे पैसे दे दिए। सब्सक्राइब का मतलब पैसे दे दिए, ओके। पेड अप पूरे पैसे दे दिए। इशूड, शेयर सर्टिफिकेट उनको इशू कर दिए। 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन होती एक ही चीज है कि हम बताते हैं ये सब्सक्राइब्ड हैं, पैसे जो लेने थे वो आ गए। दूसरा पेड अप है, पूरे पैसे आ गए, कोई बाकी पैसे नहीं रहते। और इशूड, शेयर सर्टिफिकेट उनको एक्नॉलेजमेंट के तौर पर दे दिए हुए। राइट, चलिए लॉन्ग टर्म लोन, आखिरी बात करने लगे हैं। लॉन्ग टर्म लोन 2 डिस्क्लोजर बस आज बता रहा हूं आपको। एक तो वो जनरल है ना, हाँ जी, एक ही चीज है, बताया ना मैंने कि पैसे ले लिए, पूरे ले लिए, शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिए, तो एक ही चीज हो गई ना। सिर्फ ये 3 पॉइंट एम्फेसाइज किए कि ये तीनों काम हो चुके हैं। हाँ जी, तो इसीलिए जो है वो बता रहे हैं ना हम कि पेड अप हैं, फुली पेड हैं। पार्टली पेड शेयर्स तो अलाउड ही नहीं है, यानी ये नहीं है 10 रुपए का शेयर आपने 9 रुपए ले लिए, 1 रुपया बाकी रहता है, नहीं, आप डिस्काउंट पे दे दें, ओके, खत्म हो गया। लेकिन पार्टली पेड शेयर्स नहीं होते, पैसे जितने लेने थे ले लिए, ये मुराद है पेड अप से, कि जो पैसा लेना था वो ले लिया। लोन का नोट कब लिया, कहां से लिया, पर्पस क्या था, इंटरेस्ट रेट क्या है, टर्म्स क्या हैं, यानी कब वापस करना है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। किसी आईएएस में नहीं बताया, कंपनीज एक्ट में बताया हुआ, फोर्स कैजुअल में, कि लोन कब लिया, कहां से लिया, उसका पर्पस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टर्म्स क्या है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ये सारा कुछ बताना है। और इसके अलावा ये चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों में बताना है, ये कोई फर्क नहीं है, ये डिस्क्लोजर सेम दोनों में आएगा। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो एक वर्किंग करेंगे, लोन कितना है, 20 लाख रुपया, उसमें से अगले साल कितना देना है उसे कहते हैं करंट पोर्शन। ये काम भी पहले किया होगा आपने, करंट पोर्शन कितना है, 3 लाख रुपया, वो लिख दिया, माइनस कर दिया, तो बाकी कितना हुआ लॉन्ग टर्म, ये एक वर्किंग भी साथ बनेगी, वो है 17 लाख रुपया। इसे करंट लायबिलिटी में लिख देंगे और इसको नॉन करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ खुद लिख लें,
डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा तो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ ना। डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अगली दफा और बेहतर कर देंगे, खुद लिख लें। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखा होता तो फिर मैं ये ना लिखवाता, बल्कि आप ये डॉक्यूमेंट में अपडेट करके मुझे भेज दीजिएगा। बताएं कौन सा भेजेंगे, मैं उनको ईमेल कर देता हूँ वर्ड की फाइल, और उसको अपडेट करके मुझे दे दीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। ये डिस्क्लोजर्स में लिखेंगे जनाब। अभी नोट्स शुरू हो गए ना, नोट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद बन रहे हैं, तो नोट्स में लिखते हैं। 2 नोट मैंने बता दिया आज, शेयर कैपिटल का, और बल्कि 3 हो गए, लॉन्ग टर्म लोन का भी, शॉर्ट टर्म लोन का भी। अगली क्लास में इससे आगे बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपने अब याद रखनी है। और सवाल में डिस्क्लोजर करना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो दिया हुआ है वो डिस्क्लोज कर देना, जो नहीं दिया हुआ अपने पास से नहीं लिख सकते। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वो सारी डिस्क्लोज कर दें, और जो नहीं लिखी हुई उस वो अपने पास से हम कुछ लिख नहीं सकते। तो बस लोन के बारे में जो चीजें बताई होंगी लिख देंगे, जो नहीं बताई होंगी वो छोड़ देंगे। तो इस तरह सवाल फाइनल अकाउंट का जो होता है उसमें डिस्क्लोजर करने मुश्किल नहीं होते, लेकिन ये डिस्क्लोजर्स याद रखने हैं आपने। क्लियर बात? ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।